हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बाल विकास के संबंध में जो परंपरागत विश्वास है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ट्रेडिशनल बिलीफ इन रिलेशन टू चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसमें बाल्यावस्था के संबंध में। ठीक है, जो बाल विकास के संबंध में जो प्रचलित परंपरागत विश्वास है उसमें सबसे पहला है बाल्यावस्था के संबंध में। ठीक है, इसमें देखिए कि माता पिता में बालकों के संबंध में यह भ्रम है कि बालक जो है वो प्रौढ़ व्यक्ति का ही लघु रूप है। ठीक है, इस भ्रम के कारण माता पिता अपने बालकों से यह उम्मीद करते हैं कि वे बाल्यावस्था में ही वयस्कों के समान सभी व्यवहार करने लगे। ठीक है, अब देखिए क्या है कि बालक जब अपने माता पिता की उम्मीद को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो उन्हें दंड दिया जाता है और उनकी आलोचना और अपमान किया जाता है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इससे जो है देखिए इससे बच्चे के मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और वह हीन भावना का हीन भावना का शिकार हो जाता है। वे हीन भावना के शिकार हो जाते हैं और उनमें आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। वे अपना आत्मविश्वास खो देते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका जो व्यक्तित्व विकास है वो अवरुद्ध होता है। ठीक है, दूसरा है बालकों के जन्म से। ठीक है, बालकों के जन्म के संबंध में अब देखिए बालकों के जन्म के संबंध में भी कुछ धारणाएं प्रमुख हैं। जैसे कुछ लोग मानते हैं कि शुभ नक्षत्र में पैदा होने वाला बच्चा जो होता है वो भाग्यशाली होता है और उसका जीवन स्वयं के लिए तथा उसके परिवार के लिए मंगलकारी होता है। इसी प्रकार जो बच्चा अशुभ नक्षत्र में पैदा होता है ऐसा लोग मानते हैं कि वो अमंगलकारी होता है तथा उसका जीवन जो होता है वो परिवार तथा उसके स्वयं के लिए कष्टप्रद होता है। ठीक है, मतलब बच्चा का जो जन्म होता है उसके संबंध में जो परंपरागत विश्वास है कि अगर वो अच्छे नक्षत्र में पैदा होगा तो वो अपने लिए भी अच्छा होगा, मतलब स्वयं बच्चे के लिए और उसके परिवार के लिए भी। अगर वही बच्चा अशुभ नक्षत्र में पैदा होगा तो वो अमंगलकारी माना जाएगा। ठीक है, तीसरा है वंशानुक्रम के संबंध में। ठीक है, अब इसमें देखिए कि वंशानुक्रम के संबंध में एक प्रचलित अवधारणा यह है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान भी बनती है। ठीक है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतानें भी बनती हैं। ठीक है, यदि माता पिता शिक्षित हैं और संस्कारी हैं, ठीक है, यदि माता पिता जो हैं वो शिक्षित हैं और संस्कारी हैं तथा बुद्धिमान हैं तो ऐसा माना जाता है कि संतानें भी क्या होंगी, वो सभ्य होंगी और अच्छे संस्कारों से युक्त होंगी। और वहीं यदि माता पिता निरक्षर तथा दुराचारी हैं तो उनकी संतानें भी मूर्ख और दुराचारी बनेंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए हमारा फोर्थ पॉइंट है गर्भकालीन प्रभाव के संबंध में। ठीक है, जो बच्चा जब गर्भ में होता है, ठीक है, तो उस समय जो प्रभाव होता है उसके संबंध में क्या परंपरागत विश्वास है। तो इसमें देखिए कि कुछ लोगों की यह अवधारणा होती है कि गर्भवती माँ की विभिन्न क्रियाएं, यानी कि गर्भवती माँ जो क्रियाएं करती है, ठीक है, जैसे कि भोजन करना, परंपरागत उपचार, झाड़ फूंक तथा सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित करती है। यानी कि ये माना जाता है कि जो गर्भवती माँ होती है वो जैसा जब उसके गर्भ में शिशु होता है तो वो जिस तरीके का आचार व्यवहार विचार रखती है शिशु के ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट है हमारा यौन भेद के संबंध में। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आदि काल से ही, यानी कि पुराने समय से ही स्त्री को कमजोर और पुरुष को शक्तिशाली माना जाता है। अब धार्मिक ग्रंथ भी जो है वो पुत्री की तुलना में पुत्र जन्म की श्रेष्ठता को इसलिए अधिक मानते हैं। क्यों अधिक मानते हैं? कि पुत्र जो होगा वो क्या करेगा, माता पिता को मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, है ना। और इसीलिए क्या होता है कि कुछ जो माता पिता होते हैं वो अपने बालक और बालिकाओं में, मतलब अपने बेटा बेटी में भेद मानते हैं।
वे बालकों को अधिक सुविधाएं लाड़ प्यार देते हैं और वहीं बालिकाओं को कम देते हैं। तो इससे क्या होता है कि माता पिता की जो ये भावना जो होती है, इससे बालिकाओं में जो बच्चियां होती हैं उनमें हीन भावना का विकास होता है और ये उनके विकास को अवरुद्ध करती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, यहाँ देखिए बाल अध्ययन विधियाँ। ठीक है, बाल अध्ययन विधियाँ, इसमें सबसे पहला है क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। ठीक है, सिस्टमेटिक बायोग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब इस विधि का प्रयोग अनेक प्राचीन मनोवैज्ञानिकों ने किया है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रेयर। ठीक है, प्रेयर ने 1882 में, ठीक है, 1882 में इस विधि का प्रयोग क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक वे में किया। और उसने क्या किया, उसने अपने ही बालक का चरित्र लेखन तैयार किया। हाँ, तो देखिए बीच में डिस्टर्ब हो गया था कि प्रेयर जो थे इन्होंने 1882 में इस विधि का प्रयोग किया था। किस विधि का? सिस्टमेटिक बायोग्राफिकल मेथड का। ठीक है, और इसमें उन्होंने क्या किया था कि अपने ही बालक का चरित्र लेखन तैयार किया और यह चरित्र लेखन जो था जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था का था। ठीक है, अब देखिए प्रेयर ने चरित्र लेखन द्वारा यह जानने का प्रयास किया कि जन्म के समय में कौन कौन सी प्राकृतिक क्रियाएं पाई जाती हैं, जैसे ध्वनि और प्रकाश के प्रति बालक कब प्रथम बार अनुक्रिया करता है तथा उसकी ज्ञानेंद्रियों का विकास किस प्रकार हुआ। ठीक है, अतः इस विधि से बालक के जीवन और व्यवहार की अनेक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए सॉरी, इस विधि से अध्ययनकर्ता, ठीक है, इस विधि से अध्ययनकर्ता बालक के व्यवहार का प्रतिदिन निरीक्षण करता है और निरीक्षण के आधार पर व्यवहार की विशेषताओं को क्रमबद्ध ढंग से नोट करके एक रिकॉर्ड तैयार करता है। यह रिकॉर्ड जो होता है यह चरित्र लेखन यानी कि बायोग्राफी कहलाता है। ठीक है, इस रिकॉर्ड का विश्लेषण करके बालक के व्यवहार के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब आगे इसमें देखिए कि जो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है इसके कुछ दोष भी हैं। ठीक है, अब इसके क्या दोष हैं ये देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें क्या क्या दोष हैं ये हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं। सबसे पहले है कि इस विधि में बालक के व्यवहार का जो अध्ययन है वो प्रतिदिन करना होता है। ठीक है, अतः इसका उपयोग उस अवस्था में ठीक हो सकता है जब एक अध्ययनकर्ता बालक के साथ ही रह रहा हो। ठीक है, और यह जो होता है यह एक कठिन कार्य है ना, यानी कि जिस बच्चे के व्यवहार का उसका अध्ययन करना है तो आपको उस बच्चे के साथ में रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहना एक कठिन कार्य है। ठीक है, जो भी अध्ययन करता होगा उसके लिए बालक के साथ हर टाइम रहना पॉसिबल तो नहीं है, तो ये एक कठिन कार्य है। तो ये इसका एक पहला दोष हो गया। दूसरा है कि अध्ययनकर्ता जो होता है वह बालक के अधिक संपर्क में, ठीक है, अधिक संपर्क में रहने से जो बालक होते हैं उसके मधुर भाव और उसकी जो क्रियाएं होती हैं उससे प्रभावित हो जाता है। जाहिर सी बात है अगर हम किसी छोटे बच्चे के साथ ज़्यादा समय रहते हैं तो उसकी जो क्रियाएं होती हैं, उसकी जो बोली होती है, उसके साथ में हम लोग ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं, उससे प्रभावित हो जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, इससे क्या होता है कि इस अवस्था में जो रिकॉर्ड एकत्रित की जाती है वो पक्षपातपूर्ण भी हो सकती है। ठीक है, मतलब हम बच्चे से प्रभावित होकर के उसके बारे में सब कुछ अच्छा ही रिकॉर्ड लिख सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा देखिए कि बालकों के प्रति स्नेह भाव के कारण अक्सर अध्ययनकर्ता क्या करते हैं कि बालक के गुणों का अति अंकन कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए इसमें
कि इस विधि द्वारा अध्ययन में अधिक समय व्यय होता है। ठीक है, इस और लास्ट है इसमें कि इस विधि की कोई प्रमाणिक प्रक्रिया विधि नहीं है। ठीक है, तो ये जो है जो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि है, इसके ये दोष थे। ठीक है, कि इसमें क्या क्या दोष हैं, इसके अंदर क्या क्या फॉल्ट है इसमें। ठीक है, तो ये आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि बाल विकास के संबंध में जो परंपरागत विश्वास है उसके बारे में, है ना, और बाल अध्ययन विधियां का जो फर्स्ट पॉइंट था, ठीक है, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, ये हमने आज की वीडियो में पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग निरीक्षण विधि पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस हम इतना ही पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए फिर आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।